ओके गाइस, सबका अटेंशन इधर होना चाहिए। और गाइस प्लीज फोकस करिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट कैश फ्लो का पूरा फ्लो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर फोकस करेंगे और एटलीस्ट अब आधे घंटे तक पूरा फोकस इधर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअल चीजें सिखाऊंगा और फिर आधे घंटे के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में वही सब होगा जो कुछ अभी हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि कैश फ्लो का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, ये तो मैं आपको बता चुका था। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आते हैं उनका किस तरीके से कैश फ्लो में एडजस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से कैश फ्लो में उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये हमने डिस्कस करना शुरू करा था। और ऑन दैट नोट हमने फर्स्ट देखा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मैंने आपको ये बोला था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। इसके पीछे रीजन क्या था और लॉजिक क्या था, लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक, क्यों? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। फिर दूसरा इजी आइटम मैंने आपको कौन सा सिखाया था, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन था, अगर आपके जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दीजिए, और डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस डायरेक्ट। ठीक है क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व एक नॉन कैश आइटम होता है और इसका डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में करा था। तो अगर आपको रेफर करना हो तो आप वो क्लास रेफर कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। पहला इजी से शुरुआत करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं गुडविल। ठीक, गुडविल। नाउ गुडविल क्या होगी, देखिएगा इस फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दे दिया, गुडविल दे दिया इधर 2020 करंट ईयर और 2019 प्रीवियस ईयर। अब क्या हो सकता है गुडविल के साथ, गुडविल के साथ आपको बोल सकता है केस 1, जैसे ये 50,000 था और पिछले साल 40,000 थे, मतलब इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। या फिर उल्टा हो सकता है, यहाँ पर 40,000 हो और करंट ईयर में वो 30,000 हो जाए, मतलब यहाँ तो वो डिक्रीज हो रहा। ठीक है, ये केस 1। यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपको क्या देखना है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीज हो रहा है तो गाइज याद रखिएगा कि हमारी जो गुडविल होती है, गुडविल हमारे लिए क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट होती है। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब आपने क्या किया होगा, उसे परचेज किया होगा। एसेट क्यों इंक्रीज होता है, परचेज किया होगा आपने, है ना। तो परचेज ऑफ गुडविल, और क्योंकि ये एसेट है इसलिए ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो है। आपकी जब गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमने बोला गुडविल हमारा एसेट है। एसेट इंक्रीज क्यों होता है, एक ही रीजन है, आपने खरीदा होगा। आपने अगर एसेट को खरीदा है तो आपने पैसा दिया होगा, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसलिए हमने क्या करा, अगर मेरा इनटेंजिबल एसेट्स दैट इज गुडविल इंक्रीज हो रहा है तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर उसे माइनस कर दूंगा। ये लॉजिक समझ में आया? ग्रेट। अब आते हैं डिक्रीज पर। तो गैस डिक्रीज होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपने सेल करा होगा या तो आपका उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा। और अगर वो इनटेंजिबल एसेट है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिटर्न ऑफ। मतलब एक ही है तीनों का। तो एसेट के डिक्रीज होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपने बेच दिया होगा इसलिए आपका एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, या तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ठीक, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि जो गुडविल होती है वो परचेज तो की जा सकती है लेकिन हम उसे सेल नहीं कर सकते। गुडविल कोई फिजिकल एसेट नहीं होता है जिसको आप सेल कर दो। कोई ऐसा एसेट नहीं होता है जो सेल, वो आप खुद जनरेट करते हो आप अपनी गुडविल। गुडविल को हम अपनी खुद की जनरेट करते हैं, तो वो बेच नहीं पाते हैं हम लोग। तो डिक्रीज होने का, आपकी जो गुडविल है, गुडविल डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है, आपने उसे क्या किया होगा, अमोर्टाइज करा होगा, अमोर्टाइजेशन। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिटर्न गुडविल, रिटर्न ऑफ। अमोर्टाइजेशन का मतलब डेप्रिसिएशन है ना।
डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, उसके कारण ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे गाइस? क्योंकि ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो मैंने बोला उसमें दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो पूछे, मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे डाउट पूछे, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट समराइज, एक बार और समराइज करता हूं, आपके दिमाग पे देता हूं, डाउट आए तो पूछेगा, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, आपका गुडविल है, गुडविल एसेट है, एसेट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है मींस आपने परचेज करा है, परचेज करा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे, सिंपल आउटफ्लो। डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने के लिए मैंने आपको बताया कि दो कारण हो सकते हैं, या तो सेल हो सकता है या तो राइट ऑफ हो सकता है, अमोर्टाइज्ड हो सकता है। पर मैंने आपको बोला कि गुडविल को सेल नहीं किया जा सकता, तो जब सेल नहीं किया जा सकता तो बचा एक ही रीजन, क्या, रिटर्न ऑफ। तो आपने क्या किया होगा, राइट ऑफ करा होगा। राइट ऑफ मतलब आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दिया, बट इट इज अ नॉन कैश आइटम, इसलिए आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे प्लस कर देंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? सर हाँ बोलो। सर डिप्रिसिएशन या amortization तो हम तब लगाते हैं ना जब हमारे पास, जैसे हमने कोई मशीन है, ठीक है, अब उसका हमें जब पहले कॉस्ट पता होगा हम तभी तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। गुडविल का कैसे पता होगा? गुडविल का इनिशियल अमाउंट कैसे, क्यों नहीं पता होगा बताओ? सर गुडविल तो मतलब रेपुटेशन होती है ना उसका, हाँ हाँ हाँ, तो बोलो। तो तो सर उसका हम रेपुटेशन की वैल्यू कैसे पता हो सकती है? वही। चलो, तुमने वही चीज पूछा जो मैं चाहता था कि पूछो, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन उल्टा है। तुम्हें सीधा सीधा ये सबको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर आप बोल रहे हो कि गुडविल परचेज तो हो सकती है लेकिन सेल नहीं हो सकती, तो जब कोई सेल ही नहीं करेगा तो हम परचेज कैसे करेंगे? पहला डाउट तो यही आना चाहिए था, मैं बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा था। हाउएवर हर्षिता का जो डाउट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। वो क्या बोल रहे हैं, सर गुडविल आपने बोला हमारी खुद की रेपुटेशन, तो हम अपनी खुद की रेपुटेशन का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे होगी? तो गाइज अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बट गुडविल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूं। वो ये गुडविल हम फिर से पार्टनरशिप चैप्टर में एक बार दोबारा पढ़ेंगे, तो गुडविल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुडविल होती क्या है? गुडविल हमें पता है गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस होती है। गाइस गुडविल दो तरीके की होती है, एक मिनट। गुडविल दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है? एक कहलाती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो क्या बोलता है कि आपकी जो गुडविल है, आपकी गुडविल है, कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो उसको तो आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। क्यों? कि जैसे हर्षिता बोल रही सर हम वैल्यूएशन कैसे कर पाएंगे, है ना, तो वो चीज है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो कौन सी गुडविल रिकॉर्ड होती है? परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है। तो सर ये परचेज गुडविल होती क्या है? गैस परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है कि समझिए आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर कर दिया। आपकी कंपनी थी, आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी का बिजनेस पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले बिजनेस के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को खरीद लोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने एक्स लिमिटेड के सारे बिजनेस को टेक ओवर कर दिया। टेक ओवर कर दिया तो उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज अब हमारे हो गए। तो उनके एसेट्स थे फॉर एग्जांपल 20 लाख और उनकी लाइबिलिटीज थी फॉर एग्जांपल 4 लाख। मतलब उनकी बिजनेस का जो वैल्यूएशन है, बिजनेस की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए थी 16 लाख। हम उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों उठा रहे हैं, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बिजनेस का वैल्यू आ जाता है। मतलब अगर मुझे एक्स लिमिटेड का बिजनेस खरीदना है तो मैं उसको कितने रुपीस देना चाहिए? मुझे 16 लाख रुपीस देना चाहिए। ये समझ में आया? लेकिन खरीदते वक्त मैंने उनको पेमेंट करा, कितना पेमेंट करा? 18 लाख। क्यों 18 लाख पेमेंट करा? वो बंदा जिद कर रहा था मैं अपना बिजनेस 18 लाख पे बेचूंगा, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदो। और मुझे ऐसा लगा कि उस बंदे का बिजनेस खरीदकर मेरे बिजनेस को बहुत फायदा होगा, तो मैंने खरीद लिया।
सो जब मैंने उसका बिजनेस खरीदा तो जो सामान मेरे पास आए वो 16 लाख के थे, लेकिन जब मैंने पेमेंट उसको किया तो वो 18 लाख था। तो जो डिफरेंस अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा दिया है 2 लाख का, इसे ही गाइस बोलते हैं परचेज गुडविल। इसे ही बोलते हैं परचेज गुडविल। जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हो और आप उसके टोटल बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट उसे करते हो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप देते हो ना, उसे गुडविल बोलते हैं। सर गुडविल क्यों बोले भाई, आप उसको क्यों ज्यादा दे रहे हो? क्योंकि आपको पता है ना उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की इतनी रेपुटेशन है कि मैं उसको खरीदूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा, तभी तो हम एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी भी हो गए। सो दैट्स बिकॉज ऑफ गुडविल। तो देखो उसने जो मुझसे 2 लाख मांगे ना, उसने ये नहीं बोला कि 2 लाख मैं अपनी गुडविल के ले रहा हूं। उसने मुझे गुडविल सेल नहीं करी है, लेकिन मैं उसको क्या बोलूंगा, परचेज गुडविल। तो इसीलिए गुडविल जो है वो परचेज तो की जा सकती है। तो गुडविल एक्चुअली हम कोई चीज नहीं होती हम किसी और से खरीद रहे हैं। एक्चुअली जब हम किसी पर्सन को ज्यादा पेमेंट कर देते हैं उसके बिजनेस को टेक ओवर करते वक्त, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हैं उसको हम गुडविल बोल देते हैं कि ये मैंने एक्स्ट्रा जो भी पेमेंट दिया है वो गुडविल के कारण दिया है। तो मैं ये बोलूंगा दिस इज अ परचेज गुडविल फॉर मी, पर वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने गुडविल को बेचा। उसने गुडविल नहीं बेचा, उसने बिजनेस को बेचा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि आप गुडविल को परचेज तो कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते हो। ये लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? और जो हर्षिता का डाउट था कि सर वैल्यूएशन कहां से हुआ, देखा हर्षिता कैसे वैल्यूएशन हुआ? इस तरीके से गुडविल की वैल्यू निकल गई। सर उसने अगर परचेज किया तो जिसने सेल किया वो उसने सेल भी तो किया। उसने सेल नहीं करा, उसने अपने एसेट्स हमको दिए। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों दिए। वो इस 2 लाख को क्या बोलेगा, वो उसको अपना प्रॉफिट बोलेगा कि मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, मुझे ज्यादा पैसा मिल गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। पर मैं इसको लॉस नहीं बोलूंगा, मैं इसको गुडविल बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटीज मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं। तो ये जो 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दिया है ये भी मुझे बेनिफिट देने वाला है। तो ये इसलिए मेरा परचेज गुडविल कहलाता है। समझ में आया गाइस? समझ में आया? सो वॉट एवर आई सेड इट वॉज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने अभी भी आपको 100% चीज नहीं बताई, पर मैंने मोटा मोटा हिसाब आपको गुडविल का बता दिया कि गुडविल कैसे बिजनेस में रिकॉर्ड होती है। ठीक है? सो आपको याद, सर इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा फिर? हाँ अभी आते हैं, मैं अभी उसी पे आ रहा हूं। अभी तक हम किस पे थे हम बच्चे? अभी तक हम लोग ये थे कि गुडविल रिकॉर्ड कैसे होगी, क्योंकि हर्षिता का पहला डाउट तो यही था, सर आप अपनी खुद की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करोगे, रिकॉर्ड कैसे होगी? तो अभी हमने रिकॉर्ड की बात करी। अब आते हैं कि सर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। पहली बात तो बच्चे, जब भी कोई इनटेंजिबल एसेट होगा उसकी वैल्यू जब रिड्यूस होगी तो हम उसे डेप्रिसिएशन ना बोल के क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन या फिर रिटर्न ऑफ। ठीक है? तो अब तुम्हारा डाउट क्या होना चाहिए, सर ये अमोर्टाइज कैसे होगा? चलिए आइए। तो अब बोला है हम लोग यहां पे थे गुडविल के ऊपर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब मैं हटा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने क्या बोला कि आप गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, लेकिन परचेज गुडविल आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और जैसे ही रिकॉर्ड करोगे उसको धीरे 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 खत्म करते जाना। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। तो सर कैसे खत्म करते हैं गाइस? कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कितने की गुडविल खरीदी, परचेज गुडविल 2 लाख। तो हमारी कंपनी ने डिसाइड करा हम इस 2 लाख को 5 इयर्स में अमोर्टाइज कर देंगे। तो क्या होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, एवरी ईयर 40,000 रिड्यूस होता जाएगा। तो फर्स्ट ईयर 2 लाख था, सेकेंड ईयर 1,60,000 हो जाएगा, थर्ड ईयर 1,20,000 होता जाएगा। इस तरीके से वो अमोर्टाइज होता जाएगा। समझ में आया सर कि अगर कैसे? गुड ने परचेज की है तो वो कैसे खत्म होती जाएगी? मतलब हमने गुडविल ली तो वो तुम्हारी बढ़ती जाएगी ना। बहुत बढ़िया। पता है मैं राइट नाउ मैं अपनी फिजिकल क्लास को इतना मिस कर रहा हूं, मैं इतना मिस कर रहा हूं। अभी मैं बहुत सारी चीजें बताता, पर ठीक है हर्षिता, आई एम ट्राइंग टू आंसर योर डाउट। तो तुम बोले सर वो खत्म कैसे करेंगे? बेटा डेप्रिसिएशन क्यों लगता है पहले तो मुझे ये बताओ। ताकि हमें एक्सपेंस पता चल सके। नहीं, क्योंकि हम उस एसेट का यूज करते हैं। हमको वो एक्सपेंस था। ठीक है ना? तो जैसे हम एसेट को यूज करते हैं उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ऐसे ही जो आपने गुडविल खरीदी है वो भी हमेशा थोड़ी ना चलेगी।
कुछ सालों बाद या तो गुडविल बढ़ जाएगी या तो गुडविल कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, हम एसेट को मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करते, कोई सा भी एसेट हो, हम तो खरीदी प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि इसकी लाइफ कितनी होगी, उस हिसाब से इसको डेप्रिशिएट करते आते हैं। सेम रीजन गुडविल के साथ भी होगा। आपने खरीदा, आपने एस्टिमेट करा कि ये 5 साल तक हमें बेनिफिट देगा, तो आप उसको 5 ईयर्स में राइट ऑफ करते जाओगे। समझ में आया? सर सॉरी पर 5 इयर्स सॉरी मत बोलो, बोलो। हाँ। सर वो 5 इयर्स तक की बेनिफिट कैसे देगा? वो तो फिर हमें ज्यादा के लिए देगा ना, क्योंकि गुडविल तो फिर हमारी। इवन इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये बेनिफिट हमें 2 साल में ही खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल हो जाए, 10 साल तक बेनिफिट दे यही चीज। तो बेटा ये सारी चीज हमने 11th में पढ़ी थी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट होती है, हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। और तो और अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, जब तुम सीए करोगे अगर आगे जाके, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि इफ यू आर recording a goodwill, purchase goodwill, write it off as soon as possible और 5 years। तो ये एक एस्टिमेटेड टाइम लिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, सो गाइस बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। अल्टीमेट डिस्कशन का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मींस आपने गुडविल को परचेज करा है। परचेज करा है तो आउटफ्लो हुआ है, और क्योंकि ये एसेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दीजिए। लिखेंगे क्या? परचेज ऑफ गुडविल। और अगर डिक्रीज हुआ है तो मतलब आपने क्या करा है? सेल नहीं करा, उसे अमोटाइज करा है। अमोटाइज वर्ड अच्छा नहीं लगता तो राइट ऑफ लिख लीजिए, गुडविल रिटर्न ऑफ, और उसे क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड, इट वॉज अ गुड डिस्कशन, मजा आया। सो दैट वॉज गुडविल। अभी भी मन में किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस मैं चाहता हूं मेरे बच्चे का दिमाग क्लियर रहे। ग्रेट। हाँ महिमा बोलो। सर जैसे आपने बताया कि एक टाइम एस्टिमेट करते हैं हम 5 ईयर या 2 ईयर, तो अगर हमने एस्टिमेट किया 5 ईयर और वो गुडविल 2 ईयर में ही वो खत्म हो गया तो बेटे फिर। देखो, पहली बात तो तुम ये कैसे बताओगे कि गुडविल खत्म हो गया? सर अमोर्टाइजेशन करेंगे ना। अमोर्टाइजेशन करने के लिए तुमने कितने साल अज्यूम करे थे? 5 ईयर। तो 5 साल में करो। तुम्हें कैसे पता चला कि 2 साल में खत्म हो गई? वो तो तुम कर रही हो ना। डेप्रिसिएशन तो हम लगाते हैं, है ना। और डेप्रिसिएशन एस्टिमेशन पर ही लगता है, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है कि एक्चुअली हमारे एसेट का यूज कितना हो रहा है। वो हमेशा एस्टिमेशन पे होता है। तो जिस साल अपन एसेट खरीदते हैं ना, उसी साल डिसाइड हो जाता है कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिर उतने साल, उतना परसेंट या उतने सालों तक लगाते रहते हैं। तो सर ठीक हमें है, पता चल जाता है कि हर साल की इतना ही वो हाँ अमोर्टाइज हुआ। एस्टिमेट करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि जैसे आप डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लगाते हो 10%, तुम्हें कैसे पता चला 10% ही यूज होगा? एस्टिमेटेड है। ठीक है। फिर जब तुम हायर लेवल की अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी ये है कि बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको लगता है कि हमने 10 साल एस्टिमेट किया था, पर कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि तुम्हें पता चला ये तो 4 साल में खत्म ही हो जाएगा, और वो कंडीशन बिल्कुल डेफिनेटली सही है, तो फिर वो चेंज भी होता है। पर बेसिक यही है कि आप एस्टिमेट करते हो। वो हायर लेवल में जाकर आप पढ़ोगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहां हम अपने एस्टिमेशंस को चेंज कर लेते हैं। आपने 11th क्लास में 3 फंडामेंटल अजम्पशंस पढ़े हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल उसमें से एक था। कंसिस्टेंटली जो सोचा है, जो पहले से अजम्पशन लिया, वही अजम्पशन चलता आएगा। और 3 रीजन होते हैं जब हम उस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को तोड़ सकते हैं। 11th इज द बेस। 11th में सब कुछ है, हर चीज का निष्कर्ष, निष्कर्ष बोल रहा हूं, जो इनिशिएशन है वो 11th से है। ठीक है, चलिए। सो इस डिस्कशन को यहां कट आउट करेंगे। और कुछ जानना चाहते हैं? मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बड़ा मजा आता है, पर कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं। सर 5 साल पूरा होगा, मतलब हाँ, मतलब हम एस्टिमेट करते हैं कि 5 साल होगा, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी का हमने रेपुटेशन परचेज की है, उसकी वजह से हमारी कंपनी को सिर्फ 5 साल प्रॉफिट होगा।
नहीं, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हम उनके एसेट्स और लायबिलिटीज को 5 साल में यूज कर लेंगे, या फिर वो पूरी तरीके से फिर हमारे में अमलगमेट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये बेटा देखो, मैं ये तुम्हारे जो डाउट्स है ना, बड़े बहुत अच्छे डाउट्स हैं, बट थिंग इज कि इसके आपको हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब आप बड़े कोर्सेस में पढ़ोगे ना, जब आप आगे आओगे, जब आप सीए सीएस या जो भी पढ़ोगे, हायर लेवल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तब आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे, है ना? मैं आंसर्स देना चाहता हूँ, सो समटाइम मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ, बट आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दोस, कि सर ये एस्टिमेशन ऐसा ही क्यों होता है, क्यों 5 साल है, क्या क्या ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 10% है, 20% है, क्या लॉजिक्स है इसके पीछे? हर चीज लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है हमारे अकाउंट्स में, बट उसके लिए भी बहुत सारी और चीजें भी जाननी पड़ेंगी हमें। ठीक है, ओके, ग्रेट। सो मेरा मन तड़प रहा है कि मैं आपको बताऊं, बट आई थिंक इट इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि फिर वो डिस्कशन अलग लेवल पे चला जाएगा। ओके, चलिए। सो ये समझ में आया गुडविल? चल, ओके, गुडविल। अब गाइस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो फोर्थ एडजस्टमेंट हम कौन सा लेंगे? वो लेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कॉपी में जरूर लिखिएगा मेरे साथ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब गाइस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या होता है, आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी हुई है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 केसेस बनते हैं, ऐसे तो 3 केस होते हैं, पर मैं इसको 2 में समराइज कर दूंगा, 2 केसेस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो गाइस केस वन में क्या कैसी इंफॉर्मेशन दी होगी आपको? आपको पता है आपके पास बैलेंस शीट होती है, आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो केस 1 क्या है? बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया होगा, और जब बैलेंस शीट में दिया होता है तो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों दिए होते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया होगा। मतलब सिर्फ बैलेंस शीट में दिया होगा। जैसे एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। दिख रहा है ये क्वेश्चन 43 आपको? अब इसमें देखिए क्या है, यहां पर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ, ये इसके आगे नोट नंबर 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नोट नंबर 2 में जाते हैं। ये देखिए नोट नंबर 2 यहां पर दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहां क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ये इसका ओपनिंग बैलेंस, ये वाला। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए यहां पर कहीं पर भी प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये समझ में आया? ये है केस 1। ठीक है, ये केस 1। आइए वापस अपनी शीट पर आते हैं। सो केस 1 क्या है? आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया होगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया होगा रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो हम क्या करेंगे सर ऐसे केस में? गाइस समझिए, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड। और टैक्स पेड को हम क्या करेंगे गाइस? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे। माइनस भी कहां पर करेंगे? सबसे नीचे। मैं यहां पर लिख लेता हूं, सबसे नीचे। सर सबसे नीचे का मतलब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे का मतलब होता है जहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो रही है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां पर। जैसे ये हमारा फॉर्मेट था कैश फ्लो का, देखिए पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना शुरू करा था। ठीक, ये खत्म कहां हो रहा है? यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? साइड में ऐसे लिखेंगे माइनस टैक्स पेड। ये समझ में आया गाइस क्या बोला मैंने?
सो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा उसको टैक्स पेड मानेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस का क्या करेंगे सर, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग मानेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। उसको माइनस किया था, इसको प्लस कर देंगे। कहां पर प्लस करेंगे, ऊपर। ऊपर मतलब वो जो हम नॉन ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, वो। सो पहले रट लीजिए, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, इसको हम अज्यूम करेंगे टैक्स पेड। और इसको क्या करेंगे, इसको जाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे। कहां पर माइनस करेंगे, सबसे नीचे। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, उसको हम अज्यूम करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाकर प्लस कर देंगे। प्लस कहां पर करेंगे, ऊपर। समझ में आया करेंगे क्या, लॉजिक अभी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करेंगे। तो ये रटने वाली बात हो गई कि किसको कहां पर प्लस करना है, किसको कहां पर माइनस करना है। अब ये लॉजिक की बात, सर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस कि हर कंपनी का क्या होता है, जिस साल उसके अकाउंट्स बनते हैं उस साल के एंड में हमें जाकर पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी है। और उस इनकम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्स का पेमेंट कब होता है, नेक्स्ट ईयर होता है। मतलब इस साल का टैक्स हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, इस साल का टैक्स हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो सर इस साल क्या करेंगे, इस साल हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स बना के रख देंगे। क्योंकि हमने एक्चुअल में तो हमें पता नहीं था कि कितना टैक्स पे करना था, तो हमने प्रोविजन बनाकर रख दिया। तो जिस साल प्रोविजन बनाते हैं उसके अगले साल हम टैक्स को पे करते हैं। चलिए, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस क्या बता रहा है कि लास्ट ईयर आपने ये प्रोविजन बनाया था। तो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था तो पे कब करेंगे, करंट ईयर में। इसलिए हमने क्या बोला कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो टैक्स पेड है। तो मैंने क्या बोला कि जो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, मींस ये ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर हमने प्रोविजन बनाया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है हम करंट ईयर में इसको पे कर देंगे, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड बोलते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस क्या, टैक्स पे करते हैं मतलब आउटफ्लो होगा, इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मतलब हमने करंट ईयर में प्रोविजन बनाया होगा, इसको पे नेक्स्ट ईयर में करेंगे। इस साल तो सिर्फ बनाया है। और प्रोविजन नॉन कैश आइटम होता है, नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को ऑपरेटिंग में माइनस करिए टैक्स पेड लिखकर, और क्लोजिंग बैलेंस को ऑपरेटिंग में प्लस करिए प्रोविजन मानकर। ये लॉजिक समझ में आया, ग्रेट ग्रेट। तो ये केस वन था। केस वन में क्या होता है, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब आते हैं केस टू पर। केस टू में आपको बैलेंस शीट में भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया होगा, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस, और साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको यहां कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सर क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको या तो बोलेगा कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आपको बोलेगा प्रोविजंस फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन बताएगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, और। मतलब आपको कैसे देगा, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दी होगी। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में भी दिखा देता हूं कैसे दिया होगा। ये देखिए गाइस, दिख रही है सबको शीट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिए हुए हैं। इसके आगे नंबर दिया है नोट नंबर 3, नीचे आए नोट नंबर 3 में गए, यहां पर
हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। और नीचे अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, टैक्स ऑफ ₹53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा केस नंबर 2 है, जहां पर बैलेंस शीट में भी दिया हुआ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कोई ना कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। समझ में आया केस नंबर 2? तो सर हमको करना क्या है इस वाले केस में? सर बच्चों, जब आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में भी आए और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आए, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वर्किंग नोट में, नीचे वर्किंग नोट बनाओगे कैश फ्लो के नीचे, और वहां पर आप एक अकाउंट बनाओगे, उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक अकाउंट बनाओगे, अकाउंट मतलब लेजर बनाओगे। लेजर का फॉर्मेट हम सबको पता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, तरीके का आप फॉर्मेट बनाओगे। इसको मैं थोड़ा सा अकाउंट फॉर्म में ले आता हूं। ओके, करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। सर अकाउंट का करेंगे क्या, जो इंफॉर्मेशन दिए हम इस अकाउंट में पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर्स मिलेंगे। सर कौन से मिसिंग फिगर चाहिए गाइस? जब भी टैक्स आता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें दो चीजें चाहिए रहती हैं। कौन कौन सी चीजें चाहिए रहती है? हमें चाहिए रहता है एक टैक्स पेड, हमें चाहिए रहता है एक प्रोविजन फॉर टैक्स। ये दो चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि टैक्स पेड माइनस होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है। सो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, उनको इस अकाउंट में पुट कर दीजिएगा। सर कौन से साइड पे पुट करेंगे, मुझे ये बताइए। प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट होता है कि लायबिलिटी? तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पर होता है, तो बाय क्लोजिंग बैलेंस। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये गिवन होगा। अब क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया, जो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया हुआ था ये हमने लिख लिया। फॉर चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 45,000। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस इधर लिख लोगे 50,000, क्लोजिंग बैलेंस आप यहां लिख लोगे 45,000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इन दोनों में से ए या बी में से कोई इंफॉर्मेशन दे देगा। लेट्स अज्यूम हमको क्वेश्चन में बोल दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹35,000। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हम टैक्स पे करेंगे वो हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे, किस नाम से, टू बैंक अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है, इसमें आता है टैक्स पेड का अमाउंट। तो ये जो 35,000 है टैक्स पेड है, इसको यहां पे लिख लेंगे, और इसका करेंगे क्या, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे। कहां पर माइनस कर देंगे, सबसे नीचे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टैक्स पेड का क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लिखा ना टू बैंक, यहाँ पर टैक्स पेड, इसको 35,000 को यहां लिखेंगे और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे सबसे नीचे। किस नाम से लिखेंगे, ये टैक्स पेड के नाम से। ठीक, और यहां पर एक बैलेंसिंग, फिर क्रेडिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वो क्या होगा, वो होगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। ये कैसे निकलेगा गाइस, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ 35,000 दिया है, इधर 45, दोनों साइड का टोटल अपन लगा देंगे। दोनों साइड का टोटल लगाएं तो कितना आ रहा है, 80,000। इस साइड भी 80,000 आना चाहिए, बट नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 30,000। ये 30,000 क्या कहलाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, और इस प्रोविजन को क्या करेंगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। किस नाम से प्लस करेंगे, सेम वही प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से जाकर इसको प्लस कर देंगे हम लोग। सो ये चार आइटम ही आते हैं हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये दोनों जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको हमेशा गिवन होंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन, या तो टैक्स पेड की या प्रोविजन फॉर टैक्स की, कोई एक इंफॉर्मेशन आपको दे देगा।
वो आप उस अकाउंट में रख लीजिए, बैलेंसिंग फिगर ऑपोजिट वाला आ जाएगा। अगर प्रोविजन दिया है तो इधर लिख लेंगे तो टैक्स पेड का अमाउंट मिल जाएगा, और अगर टैक्स पेड दिया है तो इस साइड लिख लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? और जो भी टैक्स पेड होगा जो इधर लिखेंगे उसे ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे, और जो प्रोविजन होगा उसे ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। प्लस कहां करेंगे? ऊपर, और माइनस कहां करेंगे? सबसे नीचे। ठीक है, चलिए गाइस, इस अकाउंट को पहले नोट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं इसको नोट कर लीजिए। दोनों केस 1 केस 2 दोनों नोट कर लीजिए। ये केस 1 है, ये केस 2। सर हाँ, सर अगर हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो हम ओपनिंग बैलेंस तो केस 1 हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड मान लेंगे और ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को प्रोविजन मान लेंगे, उसे ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। सर, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि जितने का हमने प्रोविजन बनाया उतनी की एक्सपेंस हो। पर हमें क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं दिया है ना, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जितना हमने प्रोविजन बनाया होगा उतना ही हमने पे कर दिया होगा, क्योंकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है ही नहीं। और यहाँ ऐसा भी बोल सकते हो कि शायद वो सेम हो, इसलिए आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सर हम प्रोविजन को ऑपरेटिंग में प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा वो नॉन कैश आइटम है। आपने क्या करा होगा, अपने प्रॉफिट में से माइनस करके, डेबिट करके प्रोविजन क्रिएट करे होंगे, तो आपका प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है, बट इसके कारण ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो, इसलिए हम वापस उसे रिवर्स कर देते हैं। बिकॉज हम कैश फ्लो बना रहे हैं ना, हमें कैश पोजीशन चाहिए, तो जितने भी नॉन कैश आइटम है उनको हटा देते हैं हम। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे, देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सो हमें क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन लिमिटेड। बैलेंस शीट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके आगे नोट दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके आगे भी नोट दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, उसके आगे भी नोट नंबर दिया हुआ है, ये नोट नंबर है, और गुडविल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दिया हुआ है। नीचे देखें, नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं। गैस ये चीज याद रखिएगा कि नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है। मतलब ऊपर बैलेंस शीट में जो आइटम दिए उनकी डिटेलिंग होती है नोट्स टू अकाउंट्स में। सो नोट्स टू अकाउंट इज नॉट एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट इज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो कोई चीज नोट्स टू अकाउंट्स में दी है, इसका मतलब वो बैलेंस शीट का ही आइटम है। ये समझ में आ गया? ग्रेट। अब इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें कोई भी नहीं दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, साथ में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, कितना, जितना मैंने आपको पहले बताया था। तो आप भी यहाँ अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाइए, मैं भी यहाँ पर फॉर्मेट बनाता हूँ। तो गाइस देखिए कितना फॉर्मेट बनाएंगे। आप ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर फाइन लिमिटेड, कंपनी का नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स और डिटेल्स लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स, ये डिटेल और ये अमाउंट। सो क्वेश्चन करने से पहले इतनी तैयारी तो करनी है जितनी हम कर रहे हैं अभी। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके नीचे आप लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। ये कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसमें आगे लिखेंगे प्लस नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। 6 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पर माइनस करेंगे, लिखेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। 1 2 3, 3 लाइन छोड़ेंगे और यहां पर लिख लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके नीचे 6 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर आप सेकेंड हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी। इसके नीचे 5 से 6 लाइन सफिशिएंट होती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतनी तैयारी आप करके रख लेंगे अपने क्वेश्चन की। क्लियर? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइटम बाय आइटम आएंगे, मैं सॉल्व करता जाऊंगा, कहीं पर डाउट हो पूछ लीजिएगा, साथ में लिखते भी जाएंगे तो बेटर होगा। आइए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी होती है गाइस? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3,50,000, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हमने क्या किया होगा, इशू। तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और इशू से इनफ्लो होता है इसलिए हम प्लस कर देंगे 50,000। कोई डाउट? ये तो मोस्ट इजीएस्ट थिंग है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। अब गाइस रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी चीज में नोट दिया होगा ना तो नीचे नोट को सॉल्व करेंगे। इस आइटम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 57 और 38। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आपने नोट को सॉल्व कर लिया, देखिए नोट नंबर 1 दिया रिजर्व एंड सरप्लस, इसका टोटल 57 और 38 ही है, तो अगर आपने नोट सॉल्व कर लिया मतलब आपने ऊपर वाला आइटम सॉल्व कर लिया, तो नोट में आएंगे। सबसे पहला आइटम देखिए क्या दिया है, जनरल रिजर्व। हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, अगर इंक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग में प्लस, डिक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग में माइनस। यहां ओपनिंग बैलेंस 2019, देखिए उल्टे बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग पहले दिया है, क्लोजिंग बाद में। तो ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000, तो यहां इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना, प्लस। यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर, प्लस में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। कितना? जितना इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा था? 10,000 थे। इसमें किसी को डाउट नहीं? फिर जनरल रिजर्व हमने कर लिया। अब दूसरा आइटम रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। करंट ईयर कितना है 27, प्रीवियस ईयर कितना था 18,000, तो ये नेट प्रॉफिट आपने यहां लिखा है, इधर लिखेंगे 27,000 माइनस 18,000, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 9,000। कोई डाउट नहीं? सो रिजर्व एंड सरप्लस में 2 आइटम थे, दोनों आइटम को सॉल्व कर लिया, इट मींस ये रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग कंप्लीट हो गई। सो हमने शेयर कैपिटल कंप्लीट कर लिया, हमने रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट कर लिया। फिर देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ दी नहीं है, अच्छी बात है। फिर क्या दिया, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी आते ही खुशी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो हंसना रोना करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या दिया, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, ओपनिंग थे 35, क्लोजिंग है 53, इंक्रीज हो रहे हैं। सो आप ये वर्किंग कैपिटल के नीचे आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। फिर आप सोचेंगे ये हंसने की बात है कि रोने की, तो लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, रोने की बात है, तो हम, लेकिन हम तो डीठ है, हम तो हंसेंगे। कितने से हंसेंगे, यहाँ पर 53,000 माइनस 38,000, जो डिफरेंस अमाउंट है 15,000 से। बढ़िया, मतलब दांत दिखाकर हंसेंगे जोर जोर से, पर ब्रश कर लेना, नहीं तो सामने वाले को स्मेल आएगी। चलिए, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल हो गया। अदर करंट लायबिलिटी, इसका भी हंसना रोना करेंगे। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 8,000 से 6,000। तो सबसे पहले तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी। फिर हम सोचेंगे हंसने की बात है कि रोने की बात है, हंसने की बात है, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम रोएंगे कितने से, जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज 2,000, तो माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 2,000। ठीक, उसके बाद आए शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब गाइस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे नोट दिया हुआ है, तो इसका हंसना रोना नहीं करना है, देखना है जाके नोट में क्या दिया हुआ है। तो नोट दिया हुआ है, नोट नंबर 2 में आए, क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी हमने सीखा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये केस 1 है कि केस 2 है, ये केस 1 है। क्यों केस 1 है, क्योंकि यहां ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये केस 1 है।
केस 1 में क्या होता है गाइस, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो टैक्स पेड कहलाता है। यहां पर देखिए, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो टैक्स पेड होगा और माइनस होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो प्रोविजन कहलाएगा और प्लस होगा। तो देखिए हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स का 28,000। तो हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे आएंगे यहां पर और लिखेंगे माइनस टैक्स पेड और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 28,000। ठीक। और जो क्लोजिंग बैलेंस है देखिए कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 32,000। इसको ये जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है यहां पर प्लस कर देंगे, लिखेंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी लिखना आपको, 32,000। ये समझ में आया गाइस प्रोविजन का एडजस्टमेंट? यस यस। ग्रेट। चलिए उसके बाद ये हो गया। अब देखो लायबिलिटी साइड पूरा हो गया, शेयर कैपिटल कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया, ट्रेड पेबल्स कर दिया, अदर करंट लायबिलिटी हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया। अब आ जाए एसेट्स में। एसेट साइड में सबसे पहला आइटम क्या दिया है, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में नोट दिया है, नोट नंबर 3। चलिए नोट नंबर 3 में देखें टेंजिबल एसेट सबसे पहले क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए ओपनिंग बैलेंस था 1,10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 57,000। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप मुझे बताइए डिक्रीज क्यों होता है एसेट? सर डेप्रिसिएशन। दो रीजन होते हैं, या तो सेल या तो डेप्रिसिएशन, या तो सेल या तो डेप्रिसिएशन। अब इस क्वेश्चन में सर हम क्या माने, हम डेप्रिसिएशन माने हैं कि सेल माने? आप बताओ क्या मानेंगे? सेल, क्यों? क्यों कुछ नहीं दिया। नहीं, जब कुछ नहीं दिया होता तो दो रीजन होता है, सेल और डेप्रिसिएशन दोनों। तो तुम बोल रही हो सेल, महिमा बोल रही है डेप्रिसिएशन। अब दोनों मेरी बच्चियां हैं तो मैं किसकी मानूं? सर वो एसेट हमारे पास अभी भी है ना, बस उसका कॉस्ट कम हुआ है तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि हम तो पार्ट ऑफ एसेट भी बेच सकते हैं ना। लॉजिक तो खूब लगाए हो, पर इसको हम सेल मानेंगे। अब सुनिए क्यों, इसको डेप्रिसिएशन भी मान सकते थे पर सेल मानेंगे क्यों, दो रीजन है। पहला तो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें लैंड इंक्लूड है तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, पहला लॉजिक। क्योंकि यहां पर कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है, सर इसमें बिल्डिंग भी तो लिखा हुआ है, तो हो सकता है बिल्डिंग वाले पार्ट पे डेप्रिसिएशन। आपकी बात सही है, लेकिन मैंने आपको पहला लॉजिक दिया कि लैंड है, लैंड जनरली डेप्रिशिएट, जनरली क्या डेप्रिशिएट होती ही नहीं है। तो पहला रीजन। दूसरा लॉजिक क्या है कि गैस डिफरेंस अमाउंट देखिए कितना है, 53,000, मतलब ऑलमोस्ट 50%। और हमें पता है 50% डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन कितना लगता है, 10%, 20%, 25%, इससे ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट है तो इसलिए आप क्या मान लोगे, इसको सेल मान लोगे। और सेल फिक्स एसेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, सेल करने से पैसा आता है। तो मैं यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और क्योंकि सेल किया है पैसा आएगा इसलिए प्लस में लिखूंगा 53,000। किसी को यहाँ डाउट? नो सर। ग्रेट, आगे चले। अब दूसरा क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी देखो आपका इंक्रीज हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस था 90,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,91,000। तो ये 1,01,000 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का तो एक ही रीजन है कि आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो आप जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहां पर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और परचेज से आउटफ्लो होता है तो माइनस में लिख लेंगे 1,01,000। सो ये खत्म, नोट नंबर 3 भी हमारा खत्म, मतलब टेंजिबल एसेट हमने खत्म कर दिया। दूसरा क्या दिया, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल। गुडविल के बारे में अभी अभी हमने आज सीखा। क्या सीखा सर, अगर इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे, परचेस मानेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग में प्लस मानेंगे। क्यों सर, उसको राइट ऑफ मानेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर गुडविल ओपनिंग 50,000 था, क्लोजिंग 40,000 है, तो 10,000 से डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, लिखेंगे क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ। और कोई गुडविल अमोर्टाइज लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 32
समझ में आया? बढ़िया। उसके बाद आए गुडविल हो गया। फिर क्या दिया है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमने पढ़ा था जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, सारे के सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है गाइस? ओपनिंग बैलेंस था 10, क्लोजिंग बैलेंस है 35, इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज क्यों होता है? आपने परचेज किया होगा, और कोई रीजन तो हो ही नहीं सकता। परचेज किया होगा तो आउटफ्लो होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और माइनस में लिखेंगे 25,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। हा, अब करंट एसेट में पहुंच गए, मतलब हंसना रोना, सिंपल चीज है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रही है? 57 से 39 हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल के नीचे ऑपरेटिंग में डिक्रीज इन इन्वेंटरी। अब एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ये रोने की बात है, लेकिन हम क्या करेंगे? हंसेंगे। कैसे हंसेंगे? जो डिफरेंस अमाउंट है, देखिए कितना डिफरेंस अमाउंट है, 39 से 57 हो गया, मतलब 18,000 से, 18,000 से हंसेंगे, मतलब मुंह फाड़ कर हंसेंगे। चलिए, उसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल क्या हो रहा है? 75 से 108 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल। तो एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, हंसने की बात है, लेकिन हम रोएंगे। कितने से रोएंगे? जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट कितना था? 33,000। ठीक। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है? अरे पहुंच गए कैश बैलेंस पे, ये तो हमारा आंसर होता है, इसका कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक एक आइटम कर लिया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। नोट्स टू अकाउंट्स में भी चेक कर लो कोई आइटम रहा तो नहीं। जनरल रिजर्व हो गया, P&L हो गया, प्रोविजन हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करोगे? सबसे पहले ये छोटे छोटे जो है उनका आंसर निकालोगे। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं, बढ़िया इजी सा, 50,000 इसका टोटल आ रहा है, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। इधर इन्वेस्टिंग में आ जाए, इन्वेस्टिंग में आंसर निकाले तो 53,000 प्लस का माइनस 101,000 माइनस 25,000, तो ये हमारा आंसर आ रहा है माइनस 73,000, ब्रैकेट में लिखेंगे। और जब ऑपरेटिंग करेंगे तो गाइस पहले आपको ये वर्किंग कैपिटल का आंसर निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल का आंसर निकाले तो ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं उनको प्लस माइनस कर देंगे, माइनस में तो कुछ है नहीं। ये आया 61,000, और फिर इस 61,000 में से नीचे वाली चीजों को प्लस माइनस करेंगे। 61,000 प्लस 15,000 माइनस 2,000 प्लस 18,000 माइनस 33,000 माइनस 28,000, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है 31,000। अब अगर हमने, अब हम क्या करेंगे? तीनों का ग्रैंड टोटल आ गया, अब इन तीनों को यहां प्लस माइनस करेंगे। प्लस 50,000 माइनस 73,000 प्लस 31,000। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या गाइस? ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। एक में क्रॉस चेक करते हैं। ट्रेड पेबल्स, यहां मैंने गड़बड़ करी ना, 53,000 माइनस 35,000, 18,000 आ रहा था, मैंने यहाँ 15,000 लिखा। ठीक है, तो ये गड़बड़ थी। उसको ठीक कर लिया। तो मेरा नेट आंसर कितना आ गया? 11,000 प्लस में आया, तो मैं इसको लिखूंगा नेट कैश इनफ्लो फॉर द पीरियड, या फॉर द ईयर 11,000। इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखें कितना था? ओपनिंग बैलेंस है अपना 17, क्लोजिंग है 28, तो इस 11 में 17 प्लस करेंगे, क्या 28 आ रहा है? यस 28 आ रहा है। इट मीन्स हमने सब कुछ सही किया है। समझ में आया गाइस? यस। ग्रेट।
ये मैंने आपको जिस तरीके से सिखाया ना, तो ये इस हेडिंग के नीचे जो आइटम्स आते हैं ना यहाँ पर, यही सबसे ज्यादा तंग करते हैं स्टूडेंट्स को कि यहाँ सर हम कौन से आइटम लिखेंगे। तो मैं इन आइटम्स को आपको कैसे सिखा रहा हूँ, ये जो मैंने आप एडिशनल इंफॉर्मेशन सिखा रहा हूँ ना, इनके थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट के बारे में मैं जो बता रहा हूँ करते जाइए, अपने आप आपको पता चलता जाएगा कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। सो एक बार देख लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक कर लीजिए अपना आंसर, देखिए कोई आइटम आपने मिस तो नहीं किया। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सो गाइज, अब जरूरी क्या है, जरूरी ये है आपको कि आपको ये एडजस्टमेंट याद होने चाहिए। मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट सिखा दिए। देखिए, पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिखाया मैंने आपको, फिर मैंने जनरल रिजर्व सिखाया है, फिर मैंने आपको गुडविल सिखाया है, फिर मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स सिखाया है। अभी और भी ऐसे हमें एडजस्टमेंट सीखने हैं, ठीक है। सो गाइज, कौन कौन सा एडजस्टमेंट कर लिया हम लोगों ने? फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सेकेंड हमने सीखा क्या? जनरल रिजर्व्स। हमने क्या सीखा? गुडविल। एंड फोर्थ हमने क्या सीखा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आप क्या करिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा एक जगह पर, मतलब आप कोई अपनी कॉपी के 3-4 पेजेस कंटिन्यूएशन में अलॉट कर दीजिए, वहां सिर्फ ये एडजस्टमेंट लिखिए, ताकि जब भी आप रिफर करें, बाद में रिवाइज करें, तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट को रिवाइज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया? तो एक जगह पे कलेक्ट करके रख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बिकॉज व्हाट वी विल डू, हम दो एडजस्टमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, 2 एडजस्टमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। सो इस तरीके से 2 और क्लासेस हम लेंगे, तो हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बचेगा हार्डकोर प्रैक्टिस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करें गाइस। जय श्री राम।